हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, ये हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड का हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी गा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आपको वैसे कि पता है कि जो प्रीवियस ईयर की मतलब जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू, टीचर सजेशन के थ्रू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू या आपके जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन सब के थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा जर्नलिंग इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, डिसिप्लिन करनी है, ये हमारा जर्नलिंग इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि कहानी का जो सामान्य परिचय उसको देना है एंड उसके विकास और उसके विकास के ऊपर में प्रकाश डालना है। इसका ऑप्शन में कि हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए और उसके विकास कर्म के बारे में भी हम साथ में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कहानी के बारे में। तो कहानी जो है वो साहित्य की सबसे लोकप्रिय, जीवंत और प्रभावशाली एक विधा है। इसके अंदर हम ये मानव जीवन की किसी भी एक घटना के बारे में या अनुभव के बारे में या किसी भी भाव को संक्षिप्त में सजीव रूप से कलात्मक ढंग से हम उसको प्रस्तुत करके बताते हैं। तो कहानी ना तो कविता की तरह भावनात्मक उन्मेष उसके मात्र होते हैं और ना ही उसके अंदर उपन्यास की तरह विस्तारपूर्ण चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये दोनों ही ये बीच की वो कला होती है जो बहुत ही कम शब्दों में पूरे जीवन का सार हमें बता देती है, उसी को हम कहानी कहते हैं। ओके, हिंदी साहित्य में कहानी का जो उद्भव है ना वो आधुनिक युग की देन है। जैसे भारतीय हिंदू युग है, उससे हमें गद्य लेखन की जो परंपरा है वो वहाँ से आरंभ हुई थी। वैसे धीरे धीरे करके कहानी ने अपने स्वतंत्र रूप में विकास पाया था। प्रेमचंद ने इसी यथार्थ का एक आईना बना के दिया था। इसके अंदर समय के साथ साथ कहानी ने समाज के बदलते रूप को, व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व को, स्त्री और श्रमिक वर्ग की जो चेतना है, उनके जो आधुनिक मनुष्य की जटिलता है उसके अभिव्यक्ति को भी ढूंढ कर दिया था। तो इसी प्रकार जो कहानी है ना वो केवल मनोरंजन का माध्यम ना रहकर वो एक समाज और जीवन के यथार्थ को उजागर करने में भी एक सशक्त विधा के रूप में ये साबित हुई है। ये था कहानी का इंट्रोडक्शन। अब कहानी का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो बेसिकली कहानी का जो मूल तत्व कथन है, मतलब उसको शॉर्ट में अगर हम बताना चाहें तो किसी भी घटना में, किसी भी अनुभव या विचार के रोचक, तार्किक और प्रभावशाली ढंग से उसको प्रस्तुत करना ही कहानी कहलाती है। जो कहानी है वो ना जीवन का चित्रण करके हमें बताती है, जिसके अंदर पाठक अपने परिवेश, अपने समाज को पहचान, इसके अंदर पाठक अपने परिवेश और समाज की उन सब चीज़ों को पहचानता है और व्यक्ति और समाज के रिश्तों के बारे में संघर्ष, भावनाएं और आशाओं का एक कलात्मक चित्रण प्रस्तुत करके भी दिखाता है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं और जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट है कि संक्षिप्तता और एकता के बारे में। तो कहानी का जो आकार है वो एक छोटा होता है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही गहराई रूप से बताया जाता है, जिसके अंदर आपको एक ही विषय या किसी भी घटना को उसका केंद्र रखा जाता है। तो कथानक की संगीनता, इसके अंदर जो घटनाएं होती हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से होती हैं और वो जो घटनाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंदर आपको कथा जो है वो और भी ज़्यादा से रोचक बन जाती है। इसके अंदर अलग पात्र होते हैं, हर किसी पात्र का अलग अलग एक रोल होता है, तो उसके थ्रू आपकी जो कहानी है वो आपको रोचक लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। जीवन संवेदनशीलता के अंदर कहानी जो है जीवन के सत्य के बारे में, समाज की वास्तविकता और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करके भी बताती है। भावनात्मक प्रभाव के अंदर जो कहानी का उद्देश्य ये होता है कि केवल घटना, मतलब कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि केवल उसका काम है कि आपको घटना के बारे में बताना, बल्कि पाठक के मन के जो भाव है और उस कहानी के जो विचार है, इन सभी चीज़ों को भी उत्पन्न करना कहानी का ही काम होता है। भाषा की सजीवता और आत्मकता के अंदर बताएं कि कहानी की जो भाषा है वो सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है, जो पात्रों के बिल्कुल अनुकूल ही होती है। नवीन दृष्टिकोण के अंदर हर युग की कहानी अपने समय के समाज, उनके विचार और व्यक्तियों की जो मनोवृत्तियाँ उनको नए ढंग से प्रस्तुत करके भी हमें बताती है। हिंदी कहानी का जो विकास है वो क्रमकृत के अनुसार ही हुआ। जैसे हिंदी कहानी का जो विकास है वो एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका सामान्य 4 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। पहला है इसका प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण के अंदर इस काल में जो कहानी है, कहानी लेखन अपने प्रारंभिक रूप में ही थी। कहानी अधिकतर शिक्षाप्रद तरीकों से नैतिक उपदेशात्मक स्वरूप की थी। इसके अंदर आपको समाज सुधार, नैतिकता, कर्तव्य और धार्मिकता के संदेश इसके अंदर प्रमुख मिलता है। तो मुख्य विशेषता यह है कि भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ, उद्देश्य शिक्षाप्रद और शिल्प में सरलता मिलती है। मतलब इस टाइम की
कहानियों के अंदर, उद्देश्यों के अंदर। तो मुख्य जो कहानीकार वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बाल मुकुंद गुप्त और माधव राय सप्रे थे प्रारंभिक युग के। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो, तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है माधव राय सप्रे की एक टोकरी भर मट्टी, जो 1901 में हिंदी की पहली मौलिक कहानियों में मानी जाती है। सेकंड इसका प्रेमचंद युग, तो 1918 से 1936 के बीच में ये जो कहानी है ये हिंदी कहानी का स्वर्ण युग भी कहलाता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों को समाज और जीवन की यथार्थ भूमि के थ्रू इसको स्थापित किया था, जिसके अंदर उन्होंने किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में, स्त्री, निम्न वर्ग और समाज के शोषित है ना तबकों की पीड़ा की कहानियों के माध्यम से इन्होंने उस अपनी कहानियों के अंदर ये सारी चीज़ों को व्यक्त किया था। विशेषता यह है कि यथार्थवाद, सामाजिक न्याय, नैतिक चेतना और मानवीय करुणा का गहरा चित्रण भी इनकी कहानियों के अंदर देखने के लिए मिलता है प्रेमचंद युग के अंदर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ईदगाह, पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, ये सारी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अन्य रचनाकार जैसे जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ अशोक, इन सभी जी ने इस युग में अपना योगदान दिया था। तो प्रेमचंद की जो कहानी है उनको जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। उनकी जो कहानियाँ हैं वो युग की सामाजिक सच्चाई का प्रतिबिंब है, उनकी सच्चाइयों के बारे में भी बताती हैं, तो इसलिए उनकी कहानियों को जीवन का दर्पण कहा जाता है। प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर प्रेमचंद के बाद जो कहानियों में नए युग प्रारंभ हुए थे वो 1936 में प्रगतिशील कहानी लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें उन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन का एक माध्यम माना था, जिसके अंदर वस्तु, गरीबी, शोषण, स्त्री संघर्ष, किसान और मजदूरों की जो वास्तविकता है उसके बारे में बात की गई थी। प्रमुख इनके लेखक हैं यशपाल, भगवती शरण वर्मा, अमरकांत, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, ये सारे। शैली की जो विशेषताएं वो यथार्थवाद के साथ उनके विचार और उद्देश्य के विधानता के बारे में भी बताया गया। इसके बाद जो अज्ञे और मोहन राकेश जी हैं, उन लेखकों ने कहानियों में मनोवैज्ञानिक गहराई और आत्मानुभूति का भी प्रवेश भी कराया था। नई कहानी और समकालीन युग के अंदर जो 1950 में वर्तमान तक का टाइम है, तो 1950 के बाद जब नई कहानी आंदोलन के तहत कहानीकारों ने व्यक्ति के अकेलेपन के बारे में, अस्तित्व की पीड़ाओं के बारे में और समाज के जो बदलते मूल्य हैं उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया था। तो मुख्य जो प्रतिनिधि है ना वो राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, ये सभी इनके प्रमुख प्रतिनिधि हैं। विशेषता ये है कि आत्म अनुभव, अंतर्मन का चित्रण, शहरी जीवन की जटिलताएं। इसके बाद 1980 के दशक में कहानियों में स्त्री विमर्श, दलित चेतना, पर्यावरण और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे नए विषय भी आने लगे थे। समकालीन कहानीकार से मन्नू भंडारी, मैत्री पुष्पा, शिव मूर्ति, संजीव, उषा प्रियवंदना जी, ये सारे इनके कहानीकार हैं। इसी प्रकार जो हिंदी कहानी है वो आज भी बहुआयामी विषयों पर विविध दृष्टियों का चित्रण प्रस्तुत कर रही है। उपसंहार है कि हिंदी जो कहानी है उसका विकास समाज, समय और मनुष्य के साथ निरंतर बदलते ही रहता है। जहाँ प्रारंभिक कहानियाँ उद्देश्य, आदर्शवाद पर आधारित है, तो वहीं प्रेमचंद के यथार्थ ने उसे जीवन की धरती से उसको जोड़ के रख दिया था। तो आगे के टाइम में जाकर जब कहानियों ने व्यक्ति के अंतर्मन के बारे में, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थितियों के बारे में और सामाजिक विडंबनाओं को भी उजागर करके अपनी कहानियों के अंदर बताया था। तो आज की जो कहानी है वो केवल घटना का कथन नहीं है, बल्कि हमें जीवन की अनुभूति, समाज की समीक्षा और मनुष्य के अस्तित्व की खोज भी बन चुकी है। कहानियों ने अपनी संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति और शिल्प के माध्यम से हिंदी साहित्य को उसको प्रसिद्ध बना दिया है, सफल बना दिया है। तो अगर शॉर्ट में हम बात करें तो कहानी जो है हिंदी साहित्य की वो विधा है जो समय के साथ चलती है, समाज को दिखाती है और मनुष्य को उसके भीतर झांकने का अवसर भी देती है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा, संस्मरण और रेखा चित्र का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। और इसके ऑप्शन में एक है कि संस्मरण और रेखा चित्र में क्या भेद है, इन दोनों के डिफरेंसेस को भी बताना है। तो गद्य है कि हिंदी गद्य साहित्य के अंदर अनेक विधाएं हैं जो जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण करती है, और संस्मरण जो है वो रेखा चित्र दोनों ही एक ऐसी आत्मपरक विधाएं होती हैं जिसमें लेखक अपने अनुभव, देखे हुए व्यक्ति और घटनाओं का सजीव रूप से उसका प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आप देखो कि दोनों में समानता ही दिखाई देती है, परंतु जो उनका दृष्टिकोण है और उनका जो उद्देश्य है और शैल एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग ही है। मतलब दोनों का अगर देखेंगे तो सेम ही चीज़ दिखती है, लेकिन दोनों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। जहाँ संस्मरण में लेखक अपने अतीत, अनुभव और स्मृतियों की भावनात्मक रूप को प्रस्तुत करके हमें बताता है, तो वहीं रेखा चित्र के अंदर किसी भी व्यक्ति या दृष्टि का एक संक्षिप्त और प्रभावशाली चित्रण भी हमें दिखाया जाता है। तो देखते हैं संस्मरण का अभिप्राय करेंगे। तो संस्मरण के अंदर जब
संस्मरण शब्द से ही पता चलता है कि स्मरण मतलब धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है याद करना या फिर स्मृति में लाना, अपनी यादों में लाना। तो संस्मरण वो एक साहित्यिक गद्य विधा है जिसके अंदर लेखक अपने जीवन की घटनाओं के बारे में या फिर अनुभवों के बारे में प्रभावशाली व्यक्तियों को स्मृतियों के आधार पर ये प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लेखक का जो दृष्टिकोण है, उनकी आत्माएं, उनकी भावनात्मक और यथार्थपूर्ण होती है। संस्मरण में तथ्य, अनुभवों की सच्चाइयों के साथ साथ लेखक की जो संवेदनशीलता है वो भी झलकती है, जिसका उद्देश्य होता है कि घटनाओं को बताना नहीं होता है, बल्कि उन घटनाओं से जुड़ी भावनाएं, जीवन के सत्य को भी लोगों तक, जो पाठक है, जो पढ़ता है, उस तक में ये बात पहुंचानी भी होती है। ठीक है, तो संस्मरण में जो लेखक है वो स्वयं पात्र भी होता है और कथाकार भी वही होता है। संस्मरण के अंदर वो पात्र भी खुद ही होता है, कथाकार भी वो खुद ही होता है। संस्मरण की विशेषताएं क्या है? संस्मरण की विशेषता है कि इसके अंदर जो लेखक के जो निजी अनुभव है उनका चित्रण होता है। इसमें घटनाएं सच्ची और स्मरणीय होती हैं। भाषा जो है इसमें आत्मीय और भावनात्मक होती है। लेखक की जीवन दृष्टि और विचार प्रकट होते हैं। इसका जो स्वर है वो आत्मकथात्मक भी होता है। तो उदाहरण के तौर पर महादेवी वर्मा के पथ के साथी, हरिवंश राय बच्चन के क्या भूलूं क्या याद करूं तथा अमृतलाल नागर के यादें प्रसिद्ध संस्मरण में, ये सारे इनके संस्मरण है। रेखाचित्र है कि इसके अंदर रेखाचित्र शब्द है ना वो चित्रकला से लेकर आया, जिसके अंदर आपको चित्रकार रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु के चित्र बनाता है और उसी से वो साहित्य में रेखाचित्रकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का चित्र खींचकर वो हमें बताता है। तो रेखाचित्र के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति के, उसके स्वभाव के बारे में, उनके रूप, बोलचाल और आचरण तथा उसके विशेष गुण दोष का संक्षिप्त लेकर भी संक्षिप्त भी प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रभावशाली चित्रण उसका किया जाता है, जिसके अंदर आपको लेखक की दृष्टि सूक्ष्म और कलात्मक भी, इसके अंदर हमें लेखक की सूक्ष्म दृष्टि भी देखने को मिलती है और कलात्मक भी होती है ये। तो रेखाचित्र की विशेषताएं ये जो है संक्षिप्त होते हुए भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इनके अंदर इनका केंद्र है वो किसी व्यक्ति के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में या उनकी आरंभिक आंतरिक स्वरूप के बारे में भी बताया जाता है। भाषा के अंदर चित्रात्मकता, व्यंग का भी यूज होता है, जिसके अंदर भावनाओं के साथ साथ कलात्मक सौंदर्य की भी व्यक्ति होती है। तो लेखक जो है वो व्यक्ति की विशेषताओं को रेखाओं के माध्यम से उसको जीवित बनाता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट, सच्चिदानंद, हरिनंद वात्सल्य, अज्ञे जी, मन्नू भंडारी के रेखाचित्र, ये सभी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। अज्ञे जी का शरणार्थी और मन्नू भंडारी का यही सच है उल्लेखनीय, इनके उदाहरण है। ये सारी चीज़ें ये प्रसिद्ध है। तो संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर क्या है, अब इस बात को देखेंगे। संस्मरण जो है वो, संस्मरण और रेखाचित्र दोनों की यथार्थ और अनुभव की जो प्रधानता होती है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही अलग है। संस्मरण में लेखक अपने जीवन से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं, अनुभव होती है और आत्मीय रूप से उसको वर्ण करके बताता है और एक प्रकार की अतीत की यात्रा ही होती है संस्मरण, जिसके अंदर आपको भावनात्मक स्मृतियां इनकी प्रमुख होती हैं। तो वहीं रेखाचित्र के अंदर लेखक किसी व्यक्ति या वस्तु का आंतरिक रूप उसको खींचता है, वो संस्मरण की तुलना में अधिक वस्तुपरक और कलात्मक भी होता है। तो संस्मरण जो है वो एक आत्मकथात्मक होता है, जबकि रेखाचित्र जो है वो चित्र प्रधान होते हैं, चित्रों के माध्यम से उसके बारे में बताती हैं। तो संस्मरण का जो स्वर है वो भावनात्मक होता है, जबकि रेखाचित्र में व्यंग होता है, हास्य होता है, कलात्मक वर्ण का भी स्पर्श हमें दिखाई देता है रेखाचित्र के अंदर। तो अगर शॉर्ट में बताया जाए तो संस्मरण जो है वो जीवन की स्मृतियों की आत्मीय अभिव्यक्ति है और रेखाचित्र किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति का कलात्मक शब्द चित्रण है। उपसंहार में संस्मरण और रेखाचित्र दोनों ही हिंदी गद्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। दोनों का ही उद्देश्य है वो जीवन और समाज के सजीव रूप में इसको प्रस्तुत करना होता है। संस्मरण के अंदर जहाँ लेखक के अनुभव, उनकी स्मृतियों जो उसका केंद्र होती है, वहीं पर रेखाचित्र जो है व्यक्ति दृश्य की कलात्मक झलक के रूप में मुख्य रूप से स्थापित होती है। संस्मरण जो है जीवन की घटनाओं का भावनात्मक अनुरूपति से इसको प्रस्तुत करता है, जबकि जो रेखाचित्र है वो शब्दों के माध्यम से चित्र के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, घटनाओं की विशेषताओं को उजागर करके बताती है। एट द एंड संस्मरण जो है वह स्मृतियों का हृदय होती है और रेखाचित्र जो है वह दृष्टि की रेखा होती है। दोनों के अंदर जो विधाएं हैं वो हिंदी गद्य को संवेदनशील बनाती है, उनका सौंदर्य रूप से उसको ठीक करती है और यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति को भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि निबंध का जो परिचय और विकास है उसके बारे में बताना है। एंड देन ऑप्शन में ये हिंदी निबंध की जो उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके विकास और उसकी विशेषताओं के ऊपर भी प्रकाश डालना है। इसका इंट्रोडक्शन है कि निबंध जो है वो हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली गद्य विधा है। निबंध शब्द संस्कृत के नी प्लस बंध मतलब धातु से बना है, जिसका मतलब है
किसी विषय और कहा इसका मतलब होता है कि किसी भी विषय को क्रमबद्ध रूप से बंधन या उसके लेखक के थ्रू उसके बारे में बताना। तो निबंध के अंदर लेखक जो है अपने विचारों के बारे में बताता है, अनुभव, ज्ञान और कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करके निबंध के अंदर बताता है। ये एक ऐसी विधा है जिसके अंदर लेखक किसी भी विषय के बारे में अपने विचार को न केवल तर्क और तथ्यों के साथ उसको प्रस्तुत करता है, इसके साथ वो अपनी संवेदनशीलता और व्यक्तित्व की झलक को भी दिखाता है। तो हिंदी निबंध का जो विकास है वो हिंदी गद्य के विकास से भी जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में निबंध जो है वो केवल एक शिक्षाप्रद और धार्मिक जो विषय इन सभी चीज़ों पर ही लिखे जाते थे, लेकिन बाद में इसने साहित्यिक रूप धारण कर लिया, जिसने हिंदी निबंध जीवन में समाज, संस्कृति और राजनीतिक विज्ञान, दर्शन, इन सभी क्षेत्रों को भी इसने अपने भीतर समा लिया था। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर भी अब निबंध लिखे जाते थे। अब निबंध का परिचय देख लेते हैं। तो निबंध ऐसी साहित्यिक विधा है जिसके अंदर किसी भी विषय पर लेखक अपने विचारों के बारे में स्वतंत्र रूप से उसको प्रस्तुत करके अपने निबंध के अंदर बताते हैं। इसके अंदर वो तर्क, भाव, ज्ञान, अनुभव और कलात्मक अभिव्यक्ति का सुंदर संयोजन करके दिखाता है। तो निबंध का जो उद्देश्य है वो केवल ये नहीं है कि हमें सिर्फ सूचना देना। निबंध का उद्देश्य ये भी होता है कि जो पाठक को सोचने और महसूस करने के लिए वो प्रेरित भी करता है। तो निबंध की विशेषता ये है कि विचारों की इनकी स्वतंत्रता होती है। लेखक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है निबंध लिखने में। संक्षिप्तता होती है। निबंध जो है वो लघु होते हैं, लेकिन परंतु इनके जो विचार है उसमें गहराईता मौजूद होती है। सौंदर्य प्रभाव है। तो निबंध में जो भाषा का साहित्यिक सौंदर्य और विचारों का जो सहज प्रभाव है वो निबंध के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। तो व्यक्तित्व की झलक के अंदर हर निबंध में लेखक की जो सोच है, उनकी दृष्टि, उनके व्यक्तित्व के रूप से झलकता रहता है। तो विविध विषय होती हैं इसके, समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, जीवन, दर्शन, इन हर क्षेत्र में इन सभी चीज़ों पर निबंध लिखे जाते हैं। प्रभावशीलता के अंदर निबंध जो है वो पाठकों के विचार को झकझोर देता है और उन्हें चिंतन के लिए प्रेरित, मतलब उनको बिल्कुल ही शॉकिंग में डाल देता है, उनको सोचने के लिए वो मजबूर कर देता है। तो हिंदी जो निबंध है उसकी उत्पत्ति, तो हिंदी निबंध की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुई थी। हिंदी गद्य के प्रारंभिक विकास के साथ साथ ही जो निबंध लेखन है उसकी परंपरा ने भी जन्म ले लिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1850 से 1885 को हिंदी निबंध का प्रारंभिक प्रवर्तक भी माना। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे थे। जैसे जो निबंध है वो उसमें देशभक्ति, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना की भावना है उसके रूप में भी स्पष्ट रूप से वो दिखाई देती है। तो भारतेंदु युग के अंदर, द्विवेदी युग में 1900 से 1920 के अंदर निबंध ने विचार, तर्क और दिशा में विकास पाया और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध की गहराई, गंभीरता और बुद्धिमत्ता को भी प्रदान किया है। ठीक है, हिंदी निबंध का विकास क्रम कैसा है? तो हिंदी निबंध का विकास क्रम से पहले भारतेंदु युग के अंदर है कि इस युग में जो निबंध लेखन का स्टार्टिंग हुआ था, निबंध में समाज सुधार के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में और जागरण की भावना इस टाइम के अंदर ये चीज़ें इसके अंदर थी वो प्रमुख थी। इनके जो प्रमुख लेखक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र जी थे। विशेषता ये थी कि निबंध जो है वो भाषा में सरलता, विचारों में स्वदेश प्रेम के बारे में, सुधार की भावनाओं के बारे में बताया जाता था भारतेंदु युग के अंदर। द्विवेदी युग के अंदर तो इस युग में जो निबंध है वो अधिक गंभीर, तर्कपूर्ण हो गए थे और साहित्य और भाषा के प्रश्नों पर भी ये निबंध लिखे गए थे। मुख्य लेखक ये है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके प्रमुख लेखक हैं। विशेषता यह है कि तर्किकता, गहनता, विचारशीलता और भाषा की शुद्धता इसके अंदर मौजूद है। रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि नामक जो निबंध संग्रह के माध्यम से हिंदी निबंध को उच्च साहित्यिक रूप से इसको दर्जा भी दिलवाया था। छायावादी युग के अंदर इस काल में निबंधों में जो भावनाएं हैं, कला है, सौंदर्य का समावेश देखने के लिए मिलता है। लेखक ने जीवन में प्रगति, साहित्य और मानवता के जो आत्मीय दृष्टि है उसको लिखा था। मुख्य रूप से मतलब जो लेखक है इनके मुख्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। विशेषता यह है कि इनके निबंधों के अंदर भावुकता, काव्यात्मकता और भाषा की सजीवता भी मौजूद होती है। आधुनिक युग के अंदर तो इस युग में जो निबंध है वो विविध विषयों के ऊपर दृष्टियों से समृद्ध बनाया, जैसे सामाजिक रूप, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने निबंध को अपनाया है। तो इनके मुख्य लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती और हरिशंकर प्रसाई जी इनके मुख्य लेखक हैं। विशेषता है कि इसके अंदर यथार्थवाद में, व्यंग के बारे में, तर्क और समाज की आलोचनाओं के बारे में बताया जाता है। समकालीन निबंधों में व्यंग और सामाजिक आलोचनाओं का प्रभाव भी बढ़ गया है। हरिशंकर प्रसाई
पर शायद श्री राज शुक्ल जी ने व्यंग्यात्मक निबंधों से इस विधा को एक नई दिशा भी दी है। तो हिंदी जो निबंध है उसकी मुख्य विशेषता है कि इसके अंदर आपको विचार और भावनाओं का समन्वय भी देखने के लिए मिलता है। सेकंड है कि लेखक की जो स्वतंत्रता दृष्टि है और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी उसको प्राप्त होती है। भाषा का जो सौंदर्य, प्रभाव, प्रभावशीलता भी मौजूद होता है। भाषा की जो विविधता है, मतलब विषयों की विविधता है, उसमें साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति, ये सभी चीजें मौजूद होती हैं। रूप और शिल्प के अंदर आपको लचीलापन देखने को मिलता है। इसमें कहीं हास्य, कहीं व्यंग होता है तो कहीं दर्शन होता है। संक्षिप्तता के अंदर स्पष्टता होने से विचारों को सरल परंतु प्रभावशाली ढंग से इसको प्रस्तुत करना भी चाहिए। अब इसका उपसार है कि हिंदी निबंध के अंदर अभी आरंभ से लेकर आज तक के निरंतर विकास रहा है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से सामाजिक चेतना से जोड़ के रखा है। तो वेदी शुक्ल जी ने इसमें बुद्धिमत्ता तर्क दिया, जबकि छायावादी और आधुनिक युग के निबंधकारों ने इसे भावनात्मक कला और व्यंग से इसको समृद्ध बनाया, सफल बनाया। तो आज का जो निबंध है वो समाज के हर पहलू को छूता है। राजनीतिक, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति और मनुष्य का आंतरिक संघर्ष भी होता है। तो ये जो केवल विचारों को अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक चिंतनशील और रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक भी होता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि निबंध वो दर्पण है जिसके अंदर समाज, जीवन और मनुष्य के विचार जो हैं प्रतिबिंबित होते हैं। तो हिंदी निबंध ने अपने विकास क्रम में भाषा, विचार और अभिव्यक्ति तीनों ही स्तरों पे साहित्य को बिल्कुल समृद्ध बनाया, साहित्य को सफल बनाया और ये आज भी हिंदी गद्य की सबसे जीवंत विधाओं में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि क्या एकांकी नाटक का लघु रूप है? वर्तमान समय में एकांकी की सफलता पर अपने विचार भी व्यक्त करने हैं और एकांकी की प्रगति, विशेषता, आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसके महत्व पर भी चर्चा करनी है। नंबर 4 की क्या एकांकी नाटक का एक लघु रूप है और वर्तमान में समय में एकांकी की सफलता पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसके ऑप्शन में है कि एकांकी की प्रगति, उसकी विशेषता और आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसके महत्व पर चर्चा भी करनी है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसकी प्रस्तावना ये है कि एकांकी जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाट्य विधा है, जिसके अंदर आपको नाटक का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करते हुए अपनी अपनी गहराई, उसके प्रभाव और एकता के जो कारण, स्वतंत्र अस्तित्व है उसको रखे। एकांकी का उद्देश्य है कि किसी के एक भाव, घटना, स्थिति को सीमित पात्रों और संवादों के माध्यम से तीव्रता से नाटकता के साथ उसको प्रस्तुत करना होता है। यद्यपि इसे नाटक का लघु रूप भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये केवल एक संक्षिप्त नाटक नहीं है बल्कि केंद्रित भाव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। तो एकांकी की प्रगति देखते हैं। एकांकी जो शब्द है वो एक और अंग से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक अंग में पूर्ण होने वाला नाटक। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा नाट्य रूप जो किसी एक घटना के बारे में भावना, स्थिति को बिना अंक और दृश्यों में विभाजित किए बिना इसको प्रस्तुत करता है। एकांकी में कथ्य संरचना सीमित होती है, जिसके प्रभाव जो है वो गहरे और संपूर्ण होते हैं। इसके अंदर जीवन की एक किसी सत्य को तीव्रता और संपूर्णता के साथ इसको व्यक्त भी किया जा सकता है। एकांकी की मुख्य विशेषता यह है कि संक्षिप्तता होती है। एकांकी जो है वो आकार में छोटा होता है, लेकिन जिसका जो प्रभावपूर्ण नाटक है ना वो उतना ही होता है। एकता, इसके अंदर ये घटना एक ही समय और एक ही स्थान का एक चित्रण होती है। कथानक की सरलता के अंदर इसमें जटिल उपकथाएं और उसके अंदर प्रसंग इसमें नहीं होते हैं। तो नाटकता और संवाद प्रधानताओं के अंदर इसके अंदर भाव होते हैं और घटनाओं की अभिव्यक्ति संवादों के माध्यम से होती है। प्रभावशीलता के अंदर इसकी भाषा, संवाद, अभिनय, ये सब मिलकर पाठक और दर्शक के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उद्देश्य पर रखते हैं, जिसके अंदर सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक जो सत्य है उसका उद्घाटन भी किया जाता है साथ में। तो एकांकी का विकास क्रम यह है कि हिंदी में जो एकांकी का जो उद्भव है वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्टार्ट हुआ था। पश्चिमी नाट्य परंपरा के प्रभाव से हिंदी जो लेखक है इसने इसे लघु रूप को भी अपनाया था। प्रारंभिक काल के अंदर इस समय में जो एकांकी है वो उपदेशात्मक, भावनात्मक स्वर थे, जिसके अंदर रचनाएं थी। प्रमुख रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। मध्यम काल के अंदर इस काल में जो एकांकी है उसने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को अपनाया था। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राधेश्याम कथावाचक और लक्ष्मी नारायण लाल। आधुनिक काल के अंदर 1950 के बाद इस काल में जो एकांकी है वो मंचीय और प्रसारणीय दोनों ही रूप से लोकप्रिय हो गई थी। और लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाई, धर्मवीर भारती और भदंत आनंद कौशल्यान जैसे लेखकों ने इनको एक नई दिशा भी दी थी। तो रेडियो और टेलीफोन के अंदर एकांकी को प्रसार में विशेष योगदान भी मिला था।
क्या एकांकी नाटक का लघु रूप है? तो एकांकी जो है वो एक छोटा सा नाटक का लघु रूप है जिसको एक आकार में एक छोटे अंक के रूप में इसको पूरा करके बताया जाता है। तो लेकिन जो है एक संक्षिप्त ऐसा नाटक नहीं है। नाटक में जहाँ अनेक प्रसंग होते हैं, पात्र होते हैं, विस्तृत समय विधि होती है, वहीं एकांकी में एक सीमित घटना होती है। पात्र के माध्यम से संपूर्ण जो प्रभाव है उसको भी उत्पन्न किया जाता है। जिसके अंदर एकांकी जो अपनी संक्षिप्तता में संपूर्णता का एक उदाहरण भी है। जैसे लघु में विराट की अभिव्यक्ति। आधुनिक समय के अंदर एकांकी की सफलता। तो वर्तमान युग के अंदर एकांकी की जो लोकप्रियता है ना, वो मुख्य रूप के उसके कई कारण जैसे मंचे, सादगी, तीव्रता, सामायिकता। विद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर, रंगमंच के ऊपर, रेडियो पर इसकी जो प्रस्तुति है ना, वो सरल और प्रभावी रूप से मौजूद होती है। आज के टाइम में दर्शकों के पास लंबे नाटक देखने का इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए एकांकी जैसे संक्षिप्त जो रूप है ना, वो उनको अधिक सफल भी बनाता है। तो आधुनिक एकांकी और सामाजिक स्त्री विमर्श के बारे में, नैतिक द्वंद्व के बारे में, युवा पीढ़ी की असंतुष्टि के बारे में और तकनीकी युग की संवेदनाओं को सशक्त रूप से उसके अभिव्यक्ति करके उसको बताने का माध्यम एकांकी है। उपसहारे की जो नाटक जो है ना, वो निसंदेह नाटक की संतान है। एकांकी जो नाटक की ही संतान है, लेकिन इसके अंदर आपको स्वतंत्रता की पहचान भी है। और ये जो नाटक का एक लघु रूप होता है जहाँ पर आप अल्प में अधिक कहने की जो क्षमता वो रख सकते हैं। संक्षिप्त होते हुए भी ये जीवन की गहराई, सत्य की जो गहराई है, उनकी भावनाएं, संघर्षों को भी नाटकता और प्रभावशालिता के साथ इसको प्रस्तुत करके बताती है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी को न केवल रंगमंच को एक नई दिशा दी है, बल्कि जन लोगों की साहित्यों में जोड़ने का एक कार्य भी बताया गया है। और एट द एंड बताया गया है कि एकांकी जो नाटक है ना, वो संक्षिप्त रूप से नहीं है, बल्कि वो एक संवेदनशील के प्रभाव रूप से एक दर्पण है, जिसके अंदर आपको हिंदी नाट्य साहित्य की नवीनता के बारे में, सजीवता के बारे में और व्यापकता की जो प्रभावशाली है उसको प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बड़े भाई साहब कहानी के मूल स्वरूप, उसका प्रतिपाद्य के बारे में बताइए। और बड़े भाई साहब की कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में भी बताना है साथ में। तो हमारी जो एक कहानी है बड़े भाई साहब, इसके प्रसिद्ध जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये कहानी लोकप्रिय है। इस कहानी में केवल ना दो भाइयों के आपसी संबंधों की कथा कही है, जिसके अंदर एक शिक्षा, अनुभव और अनुशासन और प्रेम की गहराई के जो मानवीय संदेश है उसके बारे में इस कहानी के थ्रू बताया गया। प्रेमचंद ने इसमें बड़े भाई और छोटे भाई के माध्यम से पढ़ाई के बारे में, अनुशासन के बारे में और अनुभव तथा जीवन के व्यवहारिक जो ज्ञान है उसके अंतर की बड़ी सरलता और भावनात्मक रूप से उसके गहराई के बारे में बताते हैं। कहानी के सारांश में बताया है कि जो कथावाचक है ना, स्वयं छोटा भाई है, उसने दोनों शहर, मतलब दोनों जो भाई हैं शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं। बड़ा भाई उम्र में 5 वर्ष बड़ा होता है और 3 कक्षाएं आगे भी हैं, और अत्यंत गंभीर, अनुशासन प्रिय और अध्ययनशील भी स्वभाव का है। जबकि छोटा भाई जो है वो चंचल, हंसमुख और खेलने कूदने वाला, अधिक रुचि रखने वाला है। जो बड़ा भाई है वो हमेशा छोटों को डांटता है और शिक्षा का जो महत्व है उनको समझाता रहता है, लेकिन जब वह स्वयं बार बार परीक्षा में असफल होता है और छोटा भाई सफल हो जाता है, तब उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। फिर भी वो अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह, आत्मगौरव और बड़प्पन बनाए रखता है। तो कहानी का जो मूल प्रतिपाद्य है वो ये क्या है कि बड़े भाई साहब का जो मूल प्रतिपाद्य है वो शिक्षा के, जीवन के अनुभव के बीच के अंतर को उजागर करने का है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि जो केवल पुस्तकें ज्ञान होना हमें ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमें अनुभव और व्यवहारिक जो समझ है हमें उतनी ही ज़रूरी होती है। बड़े भाई का जो चित्रण है वो शिक्षा के बारे में, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठ का एक प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर आपको छोटे भाई की सहजता, उसकी हंसी, उसके अनुभव का प्रतीक भी साथ में दिखाई देता है। तो कहानी हमें यही बताती है कि बड़प्पन केवल उम्र या पढ़ाई से नहीं आता, बल्कि वो हमारे प्रेम, सहिष्णुता, अनुभव से आता है। कहानी के अंदर आपको हास्य व्यंग का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से हुआ है कि पाठक हंसते हंसते भी जीवन के जो एक गहरा रूप से सत्य है उसको वो आसानी से समझ लेता है। मुख्य जो पात्र है उनका वर्णन से बड़े भाई साहब, जो बड़े भाई साहब वो ये कहानी का एक प्रमुख पात्र हैं। उनकी आयु लगभग 5 वर्ष अधिक है और वो 3 कक्षाएं भी आगे हैं अपने छोटे भाई से। वो एक अत्यंत गंभीर, मेहनती और अनुशासन प्रिय और आत्मगौरव से भरे हुए हैं। ये पढ़ाई के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं और खेल कूद को वो समय की बर्बादी समझते हैं। और वो अपने छोटे भाई बहनों को भी डांटते हैं और भीतर से अपने छोटे भाई के लिए वो अपार स्नेह भी रखते हैं। तो उनका जो चरित्र है वो एक आदर्श नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है।
वहीं अगर छोटे भाई की बात करें तो ये कहानी का एक दूसरा ऐसा कथावाचक पात्र है जो एक हंसमुख, चंचल और जीवन का आनंद लेने वाले स्वभाव रखने वाला व्यक्ति है। इसके अंदर आपको पढ़ाई से अधिक खेल में स्वतंत्रता का ये इसमें ज़्यादा अधिक महत्व देता है। बार बार सफल होकर भी वो ये साबित करता है कि केवल रटने से हमें सफलता नहीं मिलती है, बल्कि सफलता हमें समझने से मिलती है। तो एट द एंड जो बड़ा भाई है उसके त्याग, प्रेम और बड़प्पन को समझकर उसके प्रति जो गहरा सम्मान है वो उस चीज़ को अनुभव करता है। इसका उपसंहार है कि जो बड़े भाई साहब एक ऐसी घटना है जो जीवन के दो पक्षों और अनुशासन अनुभव के बीच के संतुलन को उजागर करती है। प्रेमचंद ने हास्य और संवेदना का जो माध्यम है उससे भाई भाई के प्रेम, शिक्षण और व्यवस्था की विसंगति और मानवीय संवेद भावनाओं को अत्यंत सरल किंतु गहन रूप शैलियों में इसको प्रस्तुत किया है। तो एट द एंड मतलब अंत में ये कहा जा सकता है कि जो बड़े भाई साहब है वो केवल दो भाइयों की कहानियों की नहीं है, बल्कि जीवन के दर्पण के बारे में भी बात की गई है, जिसके अंदर आपको मेहनत, अनुभव और स्नेह, बड़प्पन का सजीव चित्रण भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के रचनाकार के सविस्तार इसका परिचय प्रस्तुत करना है और कथा समीक्षा के विभिन्न तत्वों के आलोक में हार की जीत जो कहानी है उसके बारे में भी बताना है। तो हमारी हार की जीत कहानी है, इसमें हिंदी साहित्य के अंदर एक ऐसी विधा है जिसके अंदर मानव के अनुभव, संवेदना और विचारों को भी अत्यंत सरल लेकिन किंतु प्रभावशाली ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद जी के पश्चात जिन कहानीकारों ने हिंदी कहानी को समाज और मानवता की गहराई तक इसको पहुंचाया है, उनमें पंडित सुदर्शन जी का भी नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत, वो एक केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से उत्कर्ष है, इसके अंदर मानवीय करुणा, क्षमा, त्याग और नैतिकता की भावना को भी का संदेश दिया गया है। जो इस कहानी में सुदर्शन जी ने हमें ये सिद्ध करके बताया कि जो सच्ची विजय वो किसी को पराजित करने में नहीं आती, बल्कि अपने सद्गुणों से उसके हृदय को जीतने में आती है। तो इस रचना के बारे में पढ़ते हैं, नाम और जन्म स्थल। तो हार की जीत के जो रचनाकार है पंडित सुदर्शन जी का जो पूरा नाम है वो बद्रीनाथ सुदर्शन जी था। इनका जन्म 1896 में सियालकोट मतलब अब जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर हुआ था। शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, सुदर्शन जी ने अपने प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सियालकोट में प्राप्त की है। वो आगे की पढ़ाई उन्होंने लाहौर में की है। बचपन से ही उनमें साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता की गहरी रुचि भी थी और ये एक अध्ययनशील, चिंतनशील और संवेदनशील स्वभाव के भी थे। साहित्यिक जीवन के सुदर्शन जी ने कहानी में उपन्यास, कविता, नाटक और सभी विधाओं के अंदर अपनी लेखन के जो कौशल उन सभी चीज़ों को दिखाया है। वही एक और प्रेमचंद जी के सामाजिक यथार्थवादी परंपरा से जुड़े रहते थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने मानवीय हृदय के कोमल जो भावना है और नैतिकता मूल्य है उनको अपनी कहानियों में भी स्थान दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वही कहानी संग्रह ये थी कि हार की जीत थी पहली तो, और उधार की मुसीबत, मातृत्व और मोती की माला, ये सारी इनकी रचनाएं थी। उपन्यास इनके थे हुस्न की कैदी और इनका प्रमुख नाटक था भगवान श्री कृष्ण और राणा प्रताप। और इनकी कविताएं थी देश प्रेम, मानवता और जीवन के आदर्शों से प्रेरित थी। साहित्यिक विशेषताओं के अंदर इन सुदर्शन जी की जो रचनाएं उसमें आपको सरल भाषा, हृदय स्पर्शी संवेदना और उच्च नैतिक विचार, करुणा का भाव मुख्य रूप से आपको दिखाई देता है। वो ये मानते हैं कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर मानवता का भी प्रकाश जगाना होता है। इनकी जो मृत्यु होती है, सुदर्शन जी का जो निधन है वो 1967 में हुआ था, लेकिन ये साहित्य के इस माध्यम से आज भी ये जीवित है। कहानी का सारांश ये है कि हार की जीत कहानी एक ऐसी जो मार्मिक जो घटना है जिसके अंदर आपको एक साधु और एक चोर की घटना के माध्यम से सच्चे प्रेम और मानवता के संदेश के बारे में बताया गया है। कहानी में एक जो चोर है वो रात्रि के समय एक साधु के कुटीर में चोरी करने आता है, लेकिन साधु उस समय जाग रहा होता है। चोर को पकड़ने या दंड देने के बजाय वो प्रेम पूर्वक कहता है कि भाई जो कुछ चाहिए ले लो, परंतु इतना ध्यान रहे कि कल बाजार में सब कुछ बिक जाना चाहिए। साधु अपने कपड़े, अपने कुछ पैसे, आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो स्वयं उसको दे देता है। तो चोर ये देखकर बहुत ही मतलब शौक हो जाता है कि वह तो लूटना आया था, लेकिन वो व्यक्ति ना ही भयभीत हुआ था, ना वो डरा था और ना ही उसे दया प्रेम से नवाज रहा था। ये घटना जो है वो चोर के अंतर्मन को झकझोर देती है कि अंतमकाली से भरा उठता है कि साधु के चरणों में गिरकर वो माफ़ी मांगता है और साधु से आशीर्वाद देता है, कहता है कि बेटा आप जीवन में कभी चोरी मत करना, यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी। तो फिर साधु के स्नेहपूर्ण से प्रभावित होकर वो सुधर जाता है चोर, और एक सच्चे मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करने भी लग जाता है वो। तो इस प्रकार जो साधु है वो भले ही वस्त्र और धन की दृष्टि से वो हार गए हों, लेकिन उसने एक आत्मा को भी जीत लिया था, और उनकी जो सच्ची जो विजय है वो यही थी।
और इसके विभिन्न जो समीक्षा तत्व हैं उसके बारे में बात। तो विषय वस्तु ये थी कि जो कहानी है उसका मूल जो विषय मानवता की विजय होती है। सुदर्शन जी ने ये बताया है कि प्रेम, क्षमा, दया किसी भी व्यक्ति के हृदय को बदला जा सकता है। ये कहानी में सिखाती है कि अच्छाई कभी पराजित नहीं होती है और एट द एंड जो जीत होती है वो विजय सच्चाई की होती है। तो कथार्थ में इसमें यह है कि इसके अंदर अत्यंत सुगठित और सरल प्रभावशाली है। चोर का आरंभ में तो चोर का साधु के घर में प्रवेश करना, और मध्य में साधु का व्यवहार और संवाद, और अंत में जो चोर का जो आत्म परिवर्तन हो जाता है और साधु की वास्तविक जीत हो जाती है। तो कथांक में जो आरंभ से अंत तक स्वाभाविकता और एकता इसके अंदर बनी रही है। पात्र चित्रण के अंदर कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, साधु और चोर। साधु जो करुणा, त्याग, मानवता का प्रतीक है, वहीं जो ब्रह्म रूप से हारा वो प्रतीत होता है, परंतु उसकी जो आंतरिक जो शक्ति है ना वो एक अद्भुत है। चोर जो है वो अपराधी से साधु के प्रेम से परिवर्तित होकर एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है, और दोनों ही पात्र आदर्श और यथार्थ के समन्वय को प्रस्तुत करके हमें समझाते हैं। भाषा और शैली के अंदर सुदर्शन जी की जो भाषा है वो सरल, सहज और भावनात्मक है। संवाद पात्रों के अनुरूप है। इसके अंदर आपको नैतिक जो ऊंचाई है वो झलकती है। उन्होंने अपनी शैली में करुणा, आत्मीयता और मानवता का जो प्रमुख स्थान है वो दिया है। परिवेश और प्रभाव के अंदर जो कहानी का जो परिवेश है ना वो ग्रामीण आध्यात्मिक वातावरण में शांति, प्रेम और परिवर्तन की एक जो भावना है उसको दिखाता है। तो पाठक के अंदर हम देखेंगे जो इनके अंदर मन में करुणा, श्रद्धा, मानवता के प्रति हमें जो गहरा विश्वास है वो उत्पन्न होता है। उद्देश्य यह है कि जो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य हमें यही बताता है कि मानव के हृदय को बदलने के लिए सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और क्षमा ही काफ़ी होती है। साधु की जो हार है वो वास्तविक उनकी आत्मिक विजय थी। यही उनकी हार की जीत का दार्शनिक का अर्थ बना था। हार की जीत जो है कहानी हिंदी साहित्य की अमूल्य रचनाएं जिनके यथार्थ, आदर्श, उसके समन्वय का अद्भुत उदाहरण के रूप में इसको मैं बताती है। सुदर्शन जी ने इसके अंदर में सिद्ध करके बताया कि सच्ची जीत जो है वह भौतिक और बाहरी नहीं होती है बल्कि हमारी आत्मा की ही होती है। साधु ने अपने प्रेम और क्षमा के बल से एक चोर के हृदय को जीत लिया था, और ये न केवल व्यक्ति की मतलब मानवता की साथ में उसकी जीत होती है। तो हार की जीत केवल एक कहानी नहीं है बल्कि ये जीवन का एक ऐसा संदेश है जो हमें सिखाती है कि क्षमा, प्रेम, करुणा और संसार से सबसे बड़ी जो बुराइयां हम उससे भी जीत सकते हैं। इसी प्रकार सुदर्शन जी ने अपनी जो लेखनी है इसे ये अमर सत्य प्रकट किया है कि हार वह नहीं है जो वस्तु खो दे, हार वो है जो मानवता खो दे। तो सच्ची जीत वही है जो हृदय को जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मेले का ऊंट निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। और इसके ऑप्शन में है कि मेले में लोगों की जो दृष्टि है वो मुख्य रूप से किन चीज़ों पर ज़्यादा रहती है, और उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो मेले का जो ऊंट है उसका प्रसिद्ध जो निबंधकार है वो हजारी सिंह गौंड जी इनके प्रसिद्ध रचनाकार हैं। ये निबंध हास्य व्यंग के माध्यम से समाज के लोगों की जो मानसिकता है, उनके दिखावों की प्रवृत्ति और बाहरी आकर्षण के प्रति झुकाव को वो उजागर करके बता रहे हैं। निबंधकार ने ऊंट के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार के बारे में, उनकी मानसिक दुर्बलता से बड़े सुंदरी व्यंग रूप से इसके चित्र को प्रस्तुत करके समझाया है। निबंध का मतलब यह है कि निबंध में जो लेखक है ना वो एक मेले में गया था, उसने एक ऊंट को देखा था। वहाँ जो ऊंट है ना वो बड़ा सजा था, रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उसने, और गहनों से भी वो सजा हुआ था। तो उसके जो शरीर पर जो घाटियाँ, झूमर, मूंगे की मालाएं और चमकीले जो कपड़े भी लगे हुए थे। तो लोग उस ऊंट को देखकर आकर्षित भी हो रहे थे और उसकी सजावट की प्रशंसा भी कर रहे थे। तो कोई उसके कपड़े की ओर देख रहा था, कोई उसकी गहने की तरफ, तो कोई उसकी ऊंचाई की चर्चा भी कर रहा था। परंतु लेखक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा था कि उस ऊंट की आंखों में थकावट, शरीर पर बोझ का भार और भीतर की जो पीड़ा है वो उसके अंदर छिपी हुई है। ये देखकर लेखक को लगा कि समाज में मनुष्य भी उसी ऊंट की तरह बाहरी आभूषणों से सजा रहता है, जैसे भीतर दुख, थकान और असंतोष भरा रहता है व्यक्तियों के अंदर। तो निबंध का मूल प्रतिपाद्य यही है कि जो मूल मेले का ऊंट है वो निबंध, इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो बाहरी दिखावे, आडंबर और आकर्षण पर इतना ज़्यादा डूब गया है कि वह अपने अंदर की जो मानवीय भावना है और आध्यात्मिक सौंदर्य है उसको बिल्कुल ही भूल गया। लेखक ने समाज में व्यापक दिखावे की प्रवृत्ति को बताया है कि लेखक जो है वो अपने जो बाहरी आडंबर होते हैं, आकर्षण की चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों में बहुत ही डूबा है। उसके अंदर की जो उसकी जो भावना है वो उसको दिखाई ही नहीं देती है। तो सौंदर्य के मोह और आंतरिक शून्यता पर जो तीखा व्यंग उन्होंने कसा हुआ है। तो मुख्य विचार ये है कि जिस प्रकार से मेले में जो लोग ऊंट की भारी सजावट देखकर उसको मुग्ध हो रहे हैं,
आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ। तो उसी प्रकार समाज में जो लोग हैं ना, मनुष्य के वस्त्र देखकर, उनके पद देखकर, उनके धन देखकर उनसे प्रभावित होते हैं। वो लोगों के पैसे देखकर, उनके वस्त्र देखकर, इन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर ही उनसे बात करते हैं। तो उसके जो वास्तविक चित्रण है, उसकी संवेदनाएं, इसी को वो अपने निबंध के बारे में बताते हैं। ये जो निबंध है, समाज के खोखले प्रदर्शन के बारे में और आत्म विस्मृति और करार व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो मेले में लोगों की जो दृष्टि है, वो किन चीज़ों पर आ रही है? तो लेखक ने जो मेले में उपस्थित लोग हैं, उनकी दृष्टिकोण का अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग रूप से इसको चित्रण करके बताया कि लोग जो है वो ऊँट के व्यक्तित्व को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि उसने कितने भारी सजावट देखकर मोहित हो रहे हैं, उसने किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के उसने गहने पहने हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को वो देखकर उनसे प्रभावित हो रहे थे। उनकी दृष्टि किस पर जा रही थी कि ऊँट के कपड़े के ऊपर, उसके गहने के ऊपर, उसके रंग बिरंगे झूमरों के ऊपर, उसकी घंटियों के ऊपर उनकी दृष्टि बार बार जा रही थी। सजावट की भव्यता पर उनकी थी और ऊँट की जो शरीर है उसकी ऊंचाई और आकार पर थी। कोई भी व्यक्ति उस ऊँट की आंखों में झांक कर नहीं देख रहा था कि वो कितना दुखी है, कितना थकावट से भरा हुआ है। तो लेखक ने यही बताया कि जैसे ऊँट केवल देखने में भव्य है, वैसे मनुष्य भी भारी सजावट में खोकर भी अपने भीतर शांति और सादगी को बिल्कुल ही भूल गया है। तो उदाहरण के रूप में लेखक बताते हैं कि ऊँट पर सोने चांदी की झालरें थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी जो आंखें थी वो थकी हुई थी। उसके गले में जो मूंगे की माला थी, परंतु उसकी जो चाल है उसमें बिल्कुल थकावट थी। तो ये दृश्य है वो समाज की उस मानसिकता का प्रतीक है यहाँ पर मनुष्य भी ऊँट की तरह केवल दिखावे का बोझ ही ढोता रहता है। भाषा शैली है इसमें मेले का जो ऊँट है, निबंध की जो भाषा है वो अत्यंत सरल और व्यंग्यपूर्ण और चित्रात्मक है। हजारी सिंह गौर ने हंसी मजाक के माध्यम से गहन सामाजिक जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत किया था। उनकी जो शैली है वो हास्य व्यंग का सुंदर मिश्रण है, जिसके अंदर पाठक जो है वो मुस्कुराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती है। मेले का जो ऊँट है वो केवल एक निबंध नहीं है, बल्कि समाज का ऐसा दर्पण है। इसमें लेखक ने ऊँट के माध्यम से ये बताया है कि जैसे वे पशु सजावट का बोझ उठाकर मौन चलता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी समाज में आडंबर और दिखावे का भी बोझ ढो रहा है। तो मनुष्य की दृष्टि है ना, वो बाहरी चमक पर केंद्रित है, जबकि जो वास्तविक सुंदरता है और जो मानवता जो इसके अंदर छिपी हुई है। तो इसमें अंत में कहा जाता है, मेले का जो ऊँट है उसके अंदर हजारी सिंह गौर ने हास्य और व्यंग के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि जो सच्चा सौंदर्य है वो हमारी बाहरी नहीं, हमारी आंतरिक भावनाओं के बारे में बताया जाता है। तो जो व्यक्ति केवल दिखावे में आकर खो जाता है, वह ऊँट की तरह ही बोझ ढोने वाला बन जाता है, ना कि वो एक सच्चा मनुष्य बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निबंधों के तत्वों के आधार पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके बारे में बताना है। और इस निबंध के माध्यम से पशुत्व को छुटकारा पाने के लिए द्विवेदी जी ने क्या संदेश दिए थे, इसको विस्तार पूर्वक भी समझाना है। प्रस्तावना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसके जो निबंधकार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा है विचारात्मक निबंध है। ये निबंध केवल हास्य और मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको ज्ञान, दार्शनिकता, मानवता से जुड़े जो जीवन गहरी बातें हैं, संवेदनाएं, इन सभी चीज़ों को बताया कि द्विवेदी जी ने सामान्य रूप से प्रतीत होने वाले प्रश्न जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके माध्यम से मनुष्य की पशुता, क्रूरता और सभ्यता के विकास को अत्यंत सूक्ष्म रूप से, विश्लेषण रूप से इसको प्रस्तुत करके बताया है। इस निबंध का उद्देश्य है कि मनुष्य को अपनी जो पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर मानवता, संवेदना, संस्कृति के मार्ग पे ही चलना चाहिए। निबंध का सारांश है कि निबंध की जो शुरुआत है वो लेखक ने बड़े ही रोचक रूप से प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न से केवल जो शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी वो बताते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि नाखून मनुष्य के पशु और जीवन के अवशेष के आधार पर है। पुराने समय में जब मनुष्य पूरी तरह से सभ्य नहीं था, तब वह पशुओं की तरह ही नाखून, दांतों से अपनी जो इन सभी चीज़ों की रक्षा करता था। और धीरे धीरे जब वह एक सभ्य हुआ तो उसने अपने हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया और नाखूनों का प्रयोग भी उसने कम कर दिया। लेखक हमें यही कहता है कि मनुष्य के भीतर भी पशुता अभी भी समाप्त नहीं हुई है। नाखून उसी पशु प्रवृत्ति के प्रतीक होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि मनुष्य के भीतर क्रोध, हिंसा और आक्रामकता अभी भी बची हुई है। निबंध का प्रतिपादक है कि इस निबंध का जो मुख्य प्रतिपादक है कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतरी से भी सभ्य होना चाहिए। सभ्यता जो केवल है वो कपड़ों से नहीं आती, भाषण और दिखावों में नहीं होती है, बल्कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार और संवेदनाओं की शुद्धता में होती है। द्विवेदी जी बताते हैं कि हम नाखून काट तो सकते हैं, लेकिन हमारे जो भीतर की हिंसा, जो पशुता है, उसको काटना बिल्कुल ही कठिन है।
तो अर्थात नाखून का जो बढ़ना है ना, वो मनुष्य के भीतर छिपी हुई जो पशु प्रवृत्ति का जो प्रतीक है उसके बारे में, कि जब तक मनुष्य अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लालच जैसी, हिंसा जैसी ये सब चीज़ें बनी रहेंगी, तब तक वह पशुत्व भी बना रहेगा। चाहे तो निबंधों के तत्वों के आधार पर कि विषय वस्तु के बारे में बात की गई है कि इस निबंध का जो विषय है वो भले ही सामान्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके माध्यम से वो लेखक अपने जीवन और समाज की जो सच्चाई है उसको जागर किया। वो पूछता है कि वे नाखून एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करके पूछते हैं कि जो मनुष्य के भीतर जो पशुत्व और क्रूरता है उसके संकेत देकर वो ये प्रश्न करते हैं। निबंध इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की दिशा देना है। लेखक चाहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर झांककर इसे समझे कि सभ्यता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, वो हमारे वास्तविक मानवता तभी संभव है जब मनुष्य अपनी क्रूर प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण कर ले। विचार गंभीरता के अंदर द्विवेदी जी के जो निबंध है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके विचार जो गंभीरता है और ये साधारण विषयों में भी दार्शनिक अर्थ भर देते हैं, जहाँ पर नाखून केवल शारीरिक अंग नहीं है बल्कि मानवीय चित्र प्रवृत्तियों के दर्पण भी बन जाते हैं। भाषा शैली के अंदर जो लेखक की जो भाषा है वो सरल सहज प्रभाव में व्यंग रूप से है। ये जो विचार है इसके बहुत ही गहराई रूप से सरल और रोचक शैली में इसको बताया गया है, जिसके अंदर आपको शैली के अंदर हास्य, व्यंग, तर्क और दर्शन का जो सुंदर समन्वय है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। उदाहरण स्वरूप वो कहते हैं कि नाखून, जो मनुष्य के नाखून है बढ़ते रहते हैं क्योंकि वो कभी कभी तो कभी पशु बन जाता है। तो इस वाक्य में वो गहरा व्यंग और सत्य भी इसके अंदर शामिल है। भावनात्मक रूप से तो निबंध के अंदर जो लेखक है उसने पाठक के अंतर्मन को झकझोरने की क्षमता रखी है, जिसके अंदर वो आत्मचिंतन के लिए उसको प्रेरित करते कहता है कि क्या हम सच में सभ्य हो गए हैं या केवल हम सिर्फ एक दिखावे में मौजूद हैं। मौलिकता के अंदर ये निबंध अपनी मौलिकता से अनुपम है, जैसे सामान्य विषयों पर अपनी गहराई से विचार विस्तृत करके बताता है कि आचार्य द्विवेदी जी का जो प्रतिभा का प्रमाण है। पशुत्व के छुटकारा पाने के क्या उपाय? द्विवेदी जी के अनुसार जो मनुष्य के जो भीतर के पशुत्व है वो तभी समाप्त होंगे जब वो अपने अंदर अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलेगा, सत्य और नैतिकता की जो जीवन के उसके आधार बनाएगा, स्वार्थ और क्रोध को वो त्याग देगा, विवेक और आत्म संयम को उसका पालन करेगा। उसका मानना है कि बाहरी सफाई से अधिक आवश्यक है हम अपनी आंतरिक सफाई करें। ठीक है, जब मनुष्य अपने मन और अपने विचार को शुद्ध करेगा तभी उसके जो वास्तविक अर्थों में उसका जो नाखून है यानी पशुत्व है वो तभी घटेगा। तो नाखून क्यों बढ़ता है? निबंध हमें यही बताता है कि मनुष्य को केवल अपने बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमें आंतरिक रूप से भी अपने आप को विकसित करना चाहिए। सभ्यता का अर्थ है कि केवल तकनीक या भौतिक उन्नति से नहीं है बल्कि आत्मिक और नैतिक उन्नति से भी। द्विवेदी जी नाखून के माने ये संदेश देते हैं कि मनुष्य तभी सच्चा मनुष्य बन सकता है जब अपने भीतर के हिंसक, स्वार्थी, पशु भावों की जो कांटे उसको वो फेंक सकेगा। और इस निबंध के अंदर आपको हास्य, व्यंग और दर्शन का सुंदर संगम भी देखने को मिलता है, जो पाठक को मनोरंजन के साथ साथ गहन और आत्मचिंतन की ओर भी प्रेरित करता है। तो बुधिया लेख का जो प्रतिपाद्य है उसको स्पष्ट करके बताना है इसके अंदर। बुधिया लेख की जो भाषा शैली है उसके ऊपर भी प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना ये है कि जो बुधिया जो प्रसिद्ध जो लेखिका है उस महादेवी वर्मा द्वारा रचित है संवेदनशील रेखा चित्र है, जिसके अंदर रचना उनकी प्रसिद्ध पुस्तक और अतीत के चलचित्र के बारे में बताती हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने इस रेखा चित्र में बुधिया नामक जो एक निर्धन आशाई जो एक महिला है जो अपने हृदय से अत्यंत स्नेहमयी और आत्मीय महिलाओं का चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो लेखिका ने बुधिया के माध्यम से समाज के जो निचले वर्ग के स्त्रियों के जीवन के उनके संघर्ष, त्याग, ममता और मानवता के मार्मिक झांकियों के बारे में भी बताया है। कथा यह है कि जो बुधिया लेखिका है ना वो घर के काम करने वाली एक निर्धन महिला होती है। वो अपनी गरीबी, बीमारी और भावों के बावजूद वो अपने जीवन में संतोष और स्नेह बनाए रखती है। और बुधिया के व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, सेवा भाव, त्याग और करुणा की अद्भुत जो संगम है, जिसके अंदर वो महादेवी जी के घर में नौकरानी होते हुए भी वो परिवार का एक आत्मीय हिस्सा बनी हुई थी। बुधिया स्वयं तो बहुत दुख झेलती थी, लेकिन राबिता अपने जीवन कठिन में भी अपने दूसरों के लिए दया, प्रेम और संवेदना रखती थी। लेखिका के प्रति वो मातृ स्नेह रखती थी और हर स्थिति को अपनी सेवा करती थी। और लेखिका जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी ने बुधिया के माध्यम से हमें बताया है कि मानवता और करुणा केवल शिक्षित या अमीर की संपत्ति में नहीं होते, बल्कि ये हमारे गुण साधारण लोगों के हृदय में भी सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं। बुधिया लेख का प्रतिपाद्य क्या है? तो इस रचना का जो प्रतिपाद्य ये है कि मानवता और करुणा, स्नेह और त्याग, यही इसकी भावनाएं है। महादेवी वर्मा ने इस बुधिया के माध्यम से एक स्त्री के
चित्र इसका खींचा है, जो समाज के जो निम्न तबके से होने के बावजूद भी मानवता की जो सर्वोच्च मिसाल है उसको प्रस्तुत करके वो समझाती है कि लेखिका ने बुद्धिया के माध्यम से ये संदेश प्राप्त किया है कि जीवन की जो महानता है वो कि धन, पद या प्रतिष्ठा में नहीं होती है, बल्कि हमारी संवेदनाओं में, करुणा में और प्रेम में भी शामिल होती है। मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु इस प्रकार है कि मानवता का जो श्रेष्ठ रूप है, मानवता का श्रेष्ठ रूप है कि बुद्धिया के चरित्र में उसके अंदर करुणा, ममता और आत्मीयता भी झलकती है। स्त्री का त्याग और संघर्ष मौजूद है। गरीबी और कठिनाइयों होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन में हिम्मत नहीं आ रही है और इसने से अपने जीवन को वो जी रही है। तो वर्ग भेद और परिवार के अंदर लेखिका बताती है कि सच्चा मनुष्य वही होता है जिसमें प्रेम और दया हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। संवेदना का सौंदर्य, बुद्धिया का जो चरित्र है वो मानवता की उस आत्मा का प्रतीक माना जाता है जिसके अंदर दूसरों के दुख में भी हम सहभागी बन जाते हैं। माधवी वर्मा जी की यही जो रचना है वो स्त्री जीवन के भीतर छिपी हुई मातृत्व और सेवा भाव की करुणा के बारे में बताती है। भाषा शैली में इसकी जो भाषा शैली है वो सरल, मधुर और भावपूर्ण चित्रात्मक रूप से ये इसकी प्रस्तुत है। तो माधवी वर्मा जी की जो लेखनी का प्रमुख जो गुण है वो संवेदना का सौंदर्य है। उन्होंने बुद्धिया के जो नाम के जो प्रत्येक दृश्य है उसके शब्दों में इसको बांधा है, जो किसी भी चित्रकार ने रेखाओं में अपने भावनाओं को उसको उकेर दिया है। सरलता और आत्मीयता के अंदर जो भाषा है वो सहज और इसमें बुद्धिया जैसे चरित्र की जो सादगी है वो झलकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो लेखिका है ना वो बुद्धिया के प्रति कहती है कि जो इसका स्नेह है वो इतना सच्चा था कि वो किसी भी रिश्ते से कम नहीं था। भावनात्मक करुणा के अंदर रचना में जो गहरी भावनात्मक है, बुद्धिया का जो चरित्र है वो पाठक के हृदय में करुणा को उत्पन्न कर रहा है। चित्रात्मकता के अंदर महादेवी बुद्धिया के रूप में उसके रूप को, उसके भाव स्वभाव को चित्रित करके उसको मतलब दिखाया है और हर दृश्य में एक जीवंतता, ऐसे मानो बुद्धिया हमारे सामने ही खड़ी हो। व्यंजनता और लक्षणीयता के अंदर मतलब भाषा के अंदर जो व्यंजना का जो सौंदर्य है, ऐसे हर वाक्य के अंदर एक गहरा भाव छुपा होता है। तो बुद्धिया जो केवल एक स्त्री नहीं थी बल्कि उस मानवता का प्रतीक थी जो मनुष्य में जीवित रहना चाहती थी। ठीक है, समाज में हमें जीवित रहना चाहती। तो काव्यात्मक गद्य के अंदर कि महादेवी वर्मा जी कवित्री भी थी, इसलिए उनके गद्यों में काव्य का जो मधुर रस है वो झलकता है। वाक्य छोटे होते हैं, लयात्मक होते हैं, लेकिन वो भावपूर्ण भी होते हैं। उपसंहार है इसका कि बुद्धिया केवल एक ऐसी स्त्री का जीवन चरित्र है जिसमें मानवता की जो अमर कथा है वो मौजूद है। महादेवी वर्मा जी ने इस लेख के माध्यम से ये बताया है कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं होता बल्कि हृदय की करुणा और स्नेह में हमें दिखाई देता है। बुद्धिया जैसी जो स्त्री हैं वो समाज की अनदेखी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो अपने त्याग के अनुसार अपने प्रेम और ममता से जीवन का जो सच्चे अर्थ है वो हमें बताती है। अंत में हम बता सकते हैं कि जो रचना है बुद्धिया, इसका जो प्रतिपाद्य है वो हमारी मानवता, करुणा और स्त्री संवेदना की महिमा के बारे में बताया है। इसकी भाषा शैली सरल, आत्मीय और भावनात्मक चरित्रात्मक है, जो महादेवी वर्मा के संवेदनशील लेखन शैली का विशिष्ट इसकी पहचान भी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भोला राम के जीवन में निहित जो व्यंग है उसको स्पष्ट करना है। भोला राम के जीवन की शिल्पक जो विशेषताएं उसके ऊपर प्रकाश डालना है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। भोला राम का जो जीवन है वो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यंग रचना है, जिसके अंदर ये जो रचना है वो केवल हास्य के लिए नहीं लिखी गई है बल्कि समाज के प्रशासन, नैतिक प्रवर्तन पर भी तीखा प्रहार करती है। प्रसाई जी ने इसमें बताया है कि आज का जो मनुष्य है उसके जो तंत्र है वो कितना ही निजी हो गया है, स्वार्थी और अमानवीय बन चुका है। आज की ये जो रचना है व्यंग यथार्थ का एक अनोखा संगम है, जिसके अंदर लेखक हंसते हंसते समाज की गहराई और सच्चाई के बारे में बताते हैं। मुख्य रूप है कहानी के सारांश के बारे में। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो भोला राम ऐसा साधारण सरकारी कर्मचारी है जो मर चुका है, लेकिन उसकी जो समस्या वो ये थी कि उसका जीवन जो है उसको स्वर्ग नहीं पहुंचा पाता, लेकिन धरती पर जो उसकी जो पेंशन का जो मामला है वो अभी भी अधूरा ही चल रहा है। मतलब स्वर्ग में यमराज और चित्रगुप्त हैरान है कि भोला राम की जो आत्मा है वो यहाँ क्यों नहीं आई है। जांच पड़ताल के बाद ही पता चलता है कि उसकी आत्मा अभी भी पेंशन ऑफिस में चक्कर काटती है। ये दृश्य इतना हास्यपद होते हुए भी अत्यंत मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण है। लेखक ने इसको दिखाया है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो इतना निष्ठुर और भ्रष्ट हो चुका है कि मरने के बाद भी एक गरीब की जो आत्मा है इसकी वजह से उनको शांति नहीं मिल पाती है। तो भोला राम का जो जीवन है वो एक
एक तीखा और सामाजिक व्यंग जीवन है जो भ्रष्टाचार और ललातीशाही के अंदर संवेदनशील प्रशासन की वो पोल खोलता है। ठीक है, तो इसके मुख्य बिंदु है कि सरकारी तंत्र पर इन्होंने व्यंग किया है कि लेखक ने दिखाया है कि जो सरकारी दफ्तरों में जो फाइलें हैं इन सब के चक्कर इतने बढ़ गए हैं कि मरने के बाद भी जो इंसान है वो इन सबसे छुटकारा नहीं पा सकता है। ये जो व्यंग है सरकारी अकर्मण्यता और जड़ मानसिकता पर प्रहार किया है कि जो भोला राम है की आत्मा है वो स्वर्ग नहीं की गई, क्योंकि पेंशन की जो फाइल है वो अभी भी ऑफिस में ही मौजूद है। जो ये वाक्य है ना व्यवस्था के हास्य पद के यथार्थ को बताती है कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो ईजिली जल्दी से कोई भी जो उनका काम है वो जल्दी से नहीं करके दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनसे चक्कर कटवाते हैं। तो ये जो व्यंग इन पे कसा गया है सरकारी ऑफिसों पे, तो इन भोला राम के माध्यम से यही बातें पता कि मरने के बाद भी उनकी जो आत्मा है उनको शांति नहीं मिल पाती है इनके कारण। समाज की संवेदनशीलता पे व्यंग कसा गया है कि समाज जो है वो दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील हो गया, लेकिन क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं कि भोला राम की पत्नी उनके बच्चे कैसे जी रहे होंगे, वो ये केवल कागजी प्रक्रिया में ही उलझे रहते हैं, वो किसी की भी मजबूरियां नहीं समझते हैं। तो नैतिक जो पतन के व्यंग है कि रचना ये बताती है कि मनुष्य अब जीवित होकर भी मृत्यु है, क्योंकि शरीर जो जीवित था पर आत्मा तो मर चुकी है, क्योंकि उसमें ना तो संवेदना है, ना तो करुणा है और ना ही ईमानदारी मौजूद है। प्रशासनिक अन्याय और शोषण पर व्यंग कसा है कि भोला राम की जो विधवा की दशा देखकर पाठक के भीतर आक्रोश करुणा दोनों ही उत्पन्न हो रहे थे कि परसाई जी ने दिखाते हैं कि गरीब व्यक्ति की व्यवस्था की भूल भुलई में फंसकर किस तरह उसके जीते जी ही वो मर जाता है। धार्मिक मानवताओं पर हल्का व्यंग कसा गया कि यमराज और चित्रगुप्त का जो चित्रण है वो हास्यपूर्ण प्रतीकात्मक है, जिसके अंदर लेखक ने धार्मिक पात्रों का व्यंग सामाजिक सत्य दिखाने के लिए इसको किया है, ना कि उनका अपमान करने के लिए। ये एक कलात्मक और सूझबूझ से भरा एक व्यंग है। शिल्पगत जो विशेषता है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कथा की रोचकता। तो कहानी का जो कथानक है वो अत्यंत मौलिक और रोचक है। जैसे मर चुके व्यक्ति की जो आत्मा है उसको ना स्वर्ग पहुंच पाता है, ऐसी जो कल्पना है वो पाठक को बांध देती है कि संवेदनशील चीज़ों में जैसे संवाद है वो अत्यंत जीवंत के व्यंगपूर्ण होते हैं। यमराज और चित्रगुप्त जी के बीच की बातों में हास्य और कटाक्ष दोनों ही मौजूद हैं। ऐसे चित्रगुप्त जी देखो ये आत्मा कहाँ अटक गई है, इस तरह के संवादों से व्यंग और यथार्थ दोनों ही चीज़ें हमें प्रकट हो रही हैं। भाषा शैली के अंदर इसकी भाषा सहज प्रभाव में ही बोलचाल की ओर और व्यंग प्रधान है। पिसाई जी के वाक्य छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं, लेकिन जिनका व्यंग है वो इतना स्वाभाविक और हास्य के साथ ही गहरी पीड़ाओं की बात भी वो बताता है। प्रतीकात्मक जो भोला राम का जो जीवन है वो एक स्वयं एक ऐसा प्रतीक है, तो यह उस आम आदमी की आदमी का आत्मा का प्रतीक है जो भ्रष्ट व्यवस्था के जाल में उलझकर श्रेष्ठ हो गया, खत्म हो गया है। वास्तविकता और कल्पना का जो संगम है उसके बारे में कि रचना के अंदर आप देखोगे पेंशन की समस्या, सरकारी भ्रष्टाचार, कल्पना, स्वर्ग लोग, यमराज आत्मा, इन सभी का सुंदर संयोजन बताया गया कि ऐसे शिल्पगत जो सफलता है इसे अद्वितीय बनाती है। तो व्यंग और करुणा का जो संतुलन है, प्रसाई जी के व्यंग में केवल हंसी नहीं है बल्कि दर्द संवेदना भी है। तो पाठक एक और तो मुस्कुराता है, वो दूसरी और भीतर भी से विचलित होता है। उपसार तो भोला राम का जो जीवन है वो हरिशंकर प्रसाई की रचनात्मक प्रतिभा और सामाजिक चेतना का वो एक उत्कर्ष उदाहरण के रूप में मौजूद है। ये कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो नैतिकता मानवता है, वो तीनों का एक हास्य बन चुका है। इनकी व्यवस्था कितनी खराब है कि मनुष्य की आत्मा तभी जीवित रह सकती है जब वो समाज के अंदर अपनी ईमानदारी, करुणा और न्याय उसके अंदर जीवित हो। तो ये जो व्यंग है ये केवल सरकारी दफ्तरों पर ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि ये पूरे समाज की मित्र की जो आत्मा है उसके बारे में उसके ऊपर चोट करता बताता है कि ये जो रचना है ये उन सभी के लिए प्रसिद्ध है जितनी ही अपने समय में थी। तो आज भी ये रचना उतनी प्रसिद्ध है जितने अपने टाइम में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हमारे जो सारे जो 10 क्वेश्चन है हमने कवर कर लिए हैं। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कवर करके जाइएगा। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इस तो टोटल आपका सिलेबस है हिंदी सी का, वो इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 10 क्वेश्चन आप ध्यान से वीडियो देखकर कवर करके जाओगे तो आपका एग्जाम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन समझ लिए। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अब मिलते हैं ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।